हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग चलेंगे इस सीरीज में आगे और करेंगे पार्ट 4। पार्ट 3 तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इन 3 पार्ट्स को मिला करके हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है 300 सवाल। तो ये हमारा चौथा पार्ट है। आज हम लोग चलेंगे इससे आगे और इस पूरे सीरीज को हम लोग समाप्त करेंगे 6 पार्ट्स में। इन 6 पार्ट्स के साथ हम लोग 600 से भी ज़्यादा सवालों को कंप्लीट कर लेंगे जो पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में। तो इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है, इन सारे ही पार्ट्स के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है, क्वेश्चन बैंक आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 नाम से। आप जो भी पार्ट्स इससे पहले अपलोड हुए हैं उन सबको देख सकते हो प्लेलिस्ट को चेक करके। आप में से कुछ बोलते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 2018 में जो सवाल पूछे गए थे जनरल साइंस के, उस पर भी वीडियो बनाइए। देखिए वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप जाएं और प्लेलिस्ट को चेक करें। क्वेश्चन बैंक आरआरबी ग्रुप डी 2018 नाम से भी एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही पार्ट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 301 से। किस अंग में बोमन कैप्सूल पाया जाता है? बोमन कैप्सूल, मैंने आपसे कहा था कि 2 पार्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो है बोमन्स कैप्सूल और एक दूसरा है लूप ऑफ हैनली, यानी कि हैनली का लूप। ये दोनों ही पार्ट्स कहाँ मिलते हैं, किसके पार्ट्स हैं ये है नेफ्रॉन के ये दोनों के दोनों पार्ट्स हैं। और नेफ्रॉन है क्या? ये है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किडनी की, यानी कि वृक्क की। 1808 में पहली बार परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? पहली बार परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। क्या कहा था इन्होंने कि जो भी पदार्थ होते हैं चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, सारे के सारे जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं परमाणु, यानी कि एटम। जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे जमीन पर पानी है तो कुछ पानी तो वाष्पीकृत हो जाता है और कुछ पानी क्या है धीरे धीरे जमीन में चला जाता है। तो ये जो जमीन में पानी जो जा रहा है इसे हम बोलते हैं रिसाव, यानी कि इनफिल्ट्रेशन। माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? माइक्रोफोन बोले तो माइक में आप क्या करते हो? बोलते हो। जब आप बोलते हो तो साउंड निकलती है वहाँ से, यानी कि साउंड एनर्जी। साउंड भी क्या एनर्जी है? तो जो साउंड एनर्जी है ये बदलती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। जो ध्वनि ऊर्जा है ये बदल जाती है विद्युत ऊर्जा में। विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया था? जनरली क्या होता है कि नाभ के ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है यूरेनियम 235, इसी का इस्तेमाल होता है। अगर आपसे पूछ दे कि नाभ के ईंधन के रूप में यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक इस्तेमाल होता है तो आंसर आपका होगा यूरेनियम 235। लेकिन ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, यहाँ इस्तेमाल होता है यूरेनियम 233, और इसको प्राप्त करने के लिए थोडियम का इस्तेमाल होता है। तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है कामिनी। यह है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कलपक्कम में। एक चीज और आप यहां पर याद रखें, यहां पर शीतलक के रूप में और मंदक के रूप में, यानी कूलेंट के रूप में और मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल होता है H2O, यानी कि लाइट वाटर, हल्का जल। एक तो होता है भारी जल D2O, तो D2O का भी इस्तेमाल होता है, चाहे शीतलक के रूप में हो चाहे मंदक के रूप में हो। भारी जल का इस्तेमाल शीतलक के रूप में भी होता है और मंदक के रूप में भी होता है। लेकिन यहाँ पर इस कामिनी न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है H2O का शीतलक के रूप में भी और मंदक के रूप में भी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी है जांघ की हड्डी, यानी कि फीमर, और सबसे छोटी हड्डी है कान की हड्डी, स्टेपेज, या फिर बोल दो स्टिरअप, कुछ भी लिख करके आ सकता है। हिंदी में बोलेंगे वलियक, और यहाँ या तो फीमर होगा या फिर जांघ की हड्डी लिख करके आएगा। निम्न में कौन जंतु में उपस्थित हार्मोन है? जो 4 हार्मोन दे रखे थे उनमें एक था इंसुलिन, बाकी था ऑक्सिन, साइटोकाइनिन यानी पादप हार्मोन, एक था इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन है जो क्या करता है कन्वर्जन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। इस ग्लाइकोजन को हम लोग बोलते हैं जंतु स्टार्च, एनिमल स्टार्च। स्टार्च आप जानते हो, स्टार्च के रूप में पादप में भोजन स्टोर होता है। जंतुओं के शरीर में जो भोजन है ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, इसीलिए ग्लाइकोजन को कहा जाता है एनिमल स्टार्च। तो इंसुलिन जो है ये ब्लड ग्लूकोज यानी खून में, रक्त में चीनी के लेवल को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके।
रॉक सॉल्ट किस नाम से जाना जाता है? रॉक सॉल्ट जाना जाता है हेलाइट के नाम से, हेलाइट। तो ये जो हेलाइट है ये कुछ नहीं, जो आपका ये सोडियम क्लोराइड है इसी का फॉर्म है। तो अगर फार्मूला पूछ दे हेलाइट का या फिर रॉक सॉल्ट का तो NaCl ही होगा, ठीक है। जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ना, इसी का ये एक फॉर्म है हेलाइट, जिसे रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र है। तो अगर आपके पास बाइक है तो उस बाइक में जो आप डिस्टेंस देखते हो कि आपकी बाइक जो है वो कितनी चली है अब तक, वो जो यंत्र होता है डिस्टेंस बताने वाला, उसे बोलते हैं ऑडोमीटर। और वहीं पर बगल में होता है स्पीडोमीटर, जिसमें आप स्पीड देखते हो। वायु की गति किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? वायु की गति, कि वायु कितने की स्पीड से चल रही है, इसे बताने वाला जो यंत्र होता है उसे बोलते हैं एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। और वायु की गति दिशा, वायु किस दिशा में चल रही है, इसको बताने के लिए होता है विंड वेन, विंड वेन। एंटमोफिली परागन किसके द्वारा होता है? एंटमोफिली, एंटमोफिली परागन जो है ये होता है कीटों के द्वारा, कीटों के द्वारा यानी कि इंसेक्ट्स के द्वारा। और यहाँ देखो एनीमोमीटर लिखा हुआ है, यानी कि वायु की गति मापने वाला यंत्र। एनीमोफिली, एनीमोफिली होता है वायु के द्वारा परागन, वायु के द्वारा, विंड के द्वारा पोलिनेशन। एंटमोफिली कीट पतंगों इंसेक्ट्स के द्वारा पोलिनेशन, और एनीमोफिली वायु के द्वारा परागन। भारी जल का उपयोग कहाँ पर होता है? भारी जल का उपयोग नाभिकीय संयंत्र में होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, और जो परमाणु जो अणु द्रव्यमान है ये होता है 20। तो इसका इस्तेमाल हो सकता है मॉडरेटर के रूप में, यानी कि मंदक के रूप में, या फिर कूलेंट के रूप में, शीतलक के रूप में। मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी? मलेरिया की एक वैक्सीन है मॉस्क्यूरिक्स। ये जो सवाल है आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। मलेरिया की ये पहली वैक्सीन है मॉस्क्यूरिक्स। मॉस्क्यूरिक्स ये ट्रेड नेम है, यानी इस नाम से मलेरिया की ये वैक्सीन आपको मिल जाएगी दुकानों में। तो 2021 में ये पहली मलेरिया की वैक्सीन है जिसे अप्रूवल मिला है, वो भी 2021 में। तो ये जो वैक्सीन है ये बनाई गई GSK, एक दवा बनाने वाली कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। GSK फुल फॉर्म है गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन, गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन, इनके द्वारा। साथ में PATH का MVI, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। PATH एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। पाथ, इनका एक इनिशिएटिव चलता है मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव। तो PATH का MVI और ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन दोनों ने मिल करके इस वैक्सीन को बनाया और इनको अप्रूवल मिला है। ये मलेरिया की पहली वैक्सीन है जिनको अप्रूवल मिला है 2021 में। कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी भाग से अलग करता है? तो कोशिका, अगर ये सेल है, ये सेल के बाहर का चीज है और ये सेल के अंदर का चीज है, तो ये बाहर आउटर साइड का मटेरियल है और ये इनर साइड का है। बीच में कौन है बाउंड्री के रूप में? ये सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो आंसर होता वो सेल मेम्ब्रेन, हमारा आंसर होता कोशिका झिल्ली। कौन सा तत्व सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है? तो 4 तत्व, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये 4 तत्व तो चाहिए ही एक जीव बनने के लिए, एक लाइफ क्रिएट करने के लिए, एक जीवन की उत्पत्ति के लिए ना, ये 4 तत्व तो चाहिए ही चाहिए। इन 4 में से अगर कोई भी अनुपस्थित है तो एक जीवन का निर्माण नहीं हो सकता है। तो यही हमारा आंसर होता कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में धसे रहते हैं? सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में धसे रहते हैं? इसे हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। तरबूज के जैसे आप तरबूज को काटते हो तो क्या होता है, आपको बहुत सारे सीड्स दिखते हैं, बाकी पार्ट रेड होता है। तो इन्होंने कहा जो रेड वाला पार्ट है वो पूरा पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, धन आवेशित गोले लिखा है ना, और जो सीड आप देखते हो तरबूज में वो इलेक्ट्रॉन है। कुछ ऐसा इन्होंने मॉडल दिया था। ये थे थॉमसन, जे थॉमसन, इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? आकाश का रंग नीला दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो आकाश है उसका रंग नीला दिखता है। साथ में जो बादल है वो सफ़ेद दिखता है, उसका भी कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन।
और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य है वो लाल दिखता है, उसका भी कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। RDX क्या है? तो RDX ये एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक है। RDX के कई सारे नाम हैं, हेक्सोजेन है, T4 है, साइक्लोनाइट है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से RDX को जाना जाता है। ये विस्फोटक है। यदि विलयन में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो विलयन का pH मान होगा। जो ब्लू लिटमस था वो हो चुका है रेड। तो नीला लिटमस लाल हो जाता है अगर विलयन का pH 7 से कम है, तो 7 से कम विलयन का pH मान होगा। उपास्थि युक्त मछलियाँ कौन सी है? यानी जो ये मछलियाँ हैं इनमें अस्थि नहीं है, उपास्थि है। जो कंकाल है वो अस्थियों का नहीं है, उपास्थि का है। तो कुछ मछलियों के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो शार्क है, जिसके चांस बहुत ज़्यादा है एग्जाम में पूछे जाने के। शार्क बोल दो या फिर बोल दो डॉग फिश। सॉ फिश ये भी याद रखो। उसके बाद इलेक्ट्रिक रे ये याद रखो। तो ये 3 एग्जाम्पल्स कम से कम ध्यान में रखो। शार्क, सॉ फिश और इलेक्ट्रिक रे, ये सारे जो होते हैं इनमें जो कंकाल है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, ना कि बोन का, हड्डी का। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और उसके बाद कोर। क्रस्ट बोले तो भूपरपटी, तो हमारा आंसर यहां पर होता है क्रस्ट। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। पूर्णिमा बोले तो फुल मून। जो लूनर एक्लिप्स है ये होता है फुल मून को। क्या होता है इस दिन? सन और मून के बीच में आ जाती है पृथ्वी। वायु कोष्टिका का क्या कार्य है? यानी कि एल्वियोलाई, इसका क्या काम है? एल्वियोलाई है कहाँ पर? ये होते हैं लंग्स में। कुछ इस प्रकार की संरचना होती है एल्वियोलाई। और यहाँ पर ब्लड कैपिलरी, रक्त केशिका। तो जो हमारे ब्लड में हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस ये हमारे फेफड़ों में जाती है। ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों में जो ये एल्वियोलाई है यहीं से फिर से हमारे ब्लड में चली जाती है और फिर कोशिकाओं के पास। और जो हमारे कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है जिसे हम लोगों को बाहर निकालना है, वो यहाँ पर आती है ब्लड के थ्रू और फिर चली जाती है एल्वियोलाई में। और उसके बाद हम लोग बाहर निकाल देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान करना ही काम होता है एल्वियोलाई का। गैसों का आदान प्रदान, गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के पास। आनुवांशिकता का नियम किसने दिया? ये दिया मेंडल ने। किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग किसको बोलते हैं? बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? जो आउटर मोस्ट एटम के पास जो आउटर मोस्ट शेल होता है, परमाणु के पास जो बाह्यतम कोश होता है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो बाह्यतम कोश हमारा यहाँ पर आंसर होता, बाह्यतम कोश। हेनरी बैक्वेरेल ने किसकी खोज की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने खोज की थी रेडियोधर्मिता की, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज इन्होंने की थी। रेडियो एक्टिविटी की एसआई मात्रक है बैक्वेरेल, इन्हीं के नाम पर है बैक्वेरेल। कौन सा मांसाहारी पादप है? तो मांसाहारी पादप कई सारे हैं, कुछ के नाम मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो आप ध्यान में रखना। एक है यूट्रिकुलेरिया जो कि जलीय पादप है, यूट्रिकुलेरिया। इसके स्थान पर हो सकता है लिख कर आ जाए, ये ना मिले ब्लैडर वर्ट मिल जाए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा आपको विकल्प में दिख सकता है निपेंथिस। तीसरा आपको मिल सकता है यहाँ पर ड्रोसेरा। और एक चौथा वीनस फ्लाई ट्रैप, ये एक घटपर्णी पादप है, पिचड़ प्लांट है। ठीक है, ये है पिचड़ प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। इन्हीं 4 में से कोई ना कोई एक आपको विकल्प में दिख जाएगा। ये क्या करते हैं? कीट पतंगों को खाते हैं। क्यों खाते हैं? नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए। ये पादप ऐसे
स्थान पर उगते हैं जहाँ पर इनको नाइट्रोजन जो है नहीं मिल पाता है, इसीलिए ये इंसेक्ट्स को, कीट पतंगों को, इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं और यहाँ से नाइट्रोजन को लेते हैं। तो मांसाहारी पादप, कार्निवोरस प्लांट बोल दे या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट बोल दे, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, 4 कम से कम ये ध्यान में रखो। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाशों के विक्षेपण, यहाँ पर होगा विक्षेपण में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में टूट जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पर जो 7 रंगों में प्रकाश टूटता है उनमें सबसे ज़्यादा किस प्रकार के पादप में बीज फलों के अंदर बंद रहता है? तो बीज फलों के अंदर बंद रहता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी फूल देने वाले जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है? बीज फलों के अंदर होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का वो स्रोत जिनका पुनः भंडारण हो सकता है उसे हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, जैसे कि विंड, जैसे कि वाटर, जल, पवन, जैसे कि सन, ये सारे जो हैं ये है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। एक ही स्रोत से आ रही 2 अलग अलग छवियों को देखने वाला उपकरण है, इसे बोलते हैं स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप सिनेमा हॉल में पहले जब आप पिक्चर देखने जाते थे तो जो पर्दा होता था, पर्दे पर इमेज बनता था और उसको हम देखते थे, तो क्या होता था उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई, बस ये दोनों होते थे। स्टीरियोस्कोप, जब हम स्टीरियोस्कोप से देखते हैं तो इनमें गहराई भी आ जाती है, डेप्थ आ जाती है, इनमें क्या आ जाती है? डेप्थ आ जाती है, तो हमें 3D की फीलिंग आती है। तो आज के डेट में जब आप जाते हो 3D मूवीज़ देखने के लिए, जब आप 3D मूवी देखने जाते हो तो आपको एक ग्लास दिया जाता है, तो वो ग्लास जो है ये स्टीरियोस्कोप का ही एग्जाम्पल होता है। 3D ग्लास जो होता है वो स्टीरियोस्कोप का ही एग्जाम्पल है, जिसको लगाने के बाद हम डेप्थ फील करते हैं। लंबाई चौड़ाई तो पहले भी था, अब इनमें क्या है? गहराई भी आ जाती है। डेप्थ मतलब गहराई आ जाती है, जिससे चीज़ें जो है वो रियल सा लगने लगता है डेप्थ आने के बाद। फिटकरी का उपयोग किया जाता है, फिटकरी का उपयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण में, वाटर प्यूरिफिकेशन में, जल के शुद्धिकरण में। हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। फिटकरी का आप रासायनिक सूत्र भी याद रख सकते हो, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम का सल्फेट, उसके बाद एल्यूमिनियम का सल्फेट, .24H2O, .24H2O, K2SO4, Al2SO4 का हॉल यहाँ पर 3 होगा, उसके बाद .24H2O, ये रासायनिक सूत्र है। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम प्राप्त किया जाता है रेशम कीट से। आपको कीट का नाम याद रखना है, बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स मोरी, ये रासायनिक नाम, रासायनिक नहीं साइंटिफिक नेम है, बॉम्बिक्स मोरी। ये एक सिल्क वॉर्म है, रेशम कीट है जहाँ से रेशम को प्राप्त किया जाता है। किस प्रकार के पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है? तो जो थैलोफाइट्स होते हैं, यानी कि जो थैलोफाइटा के मेंबर हैं, जो थैलोफाइट्स हैं एंड जो ब्रायोफाइट्स हैं, इन दोनों के पास जड़, तना और पत्तियाँ, वास्तविक जड़, वास्तविक तना और वास्तविक पत्तियाँ ये सारे नहीं होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो इनका बॉडी है ये जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं है, डिफ्रेंशिएटेड नहीं है रूट, स्टेम एंड लीफ में। मान लो ये दोनों ही विकल्प में आ जाए, ऐसे आने एक ही चाहिए, लेकिन मान लो दोनों ही आ जाए, ऐसे केस में आप थैलोफाइटा को टिक मारना। E = mc² सूत्र किसने दिया? दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण है ये। E है ऊर्जा, m है द्रव्यमान, ये दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन करना कहलाता है साइटोलॉजी। मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? पहला आर्टिफिशियल कौन सा है जिन्हें मानव ने बनाया था पहली बार? यह है नाइलॉन। नाइलॉन को कहा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क। द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? द्विनाम यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हम लोग जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं उनमें हम लोग पहले लिखते हैं जीनस का नाम, कुल का नाम और उसके बाद जाति का नाम। तो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इनके जनक कहे जाते हैं कार्ल लिनियस, जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहे जाते हैं, वर्गीकरण के पिता कहे जाते हैं, वही कहे जाते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जगत
लिनियस, कार्ल लिनियस। मलेरिया की दवा कुनैन, कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? यह है एक एंजियोस्पर्म सिनकोना, सिनकोना। तो सिनकोना का जो पेड़ है उसके छाल से बनाई जाती है कुनैन। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी है? तो फास्फोरस की परमाणुकता है 4 और सल्फर का पूछ दे तो 8। पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है जाइलम के द्वारा। एक चीज़ और याद रखें आप कि जो पानी का परिवहन है जाइलम के द्वारा, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। मतलब जो जाइलम है ये पानी को जड़ से पत्तियों तक लेकर के जाता है, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आएगा पानी को लेकर के। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या मतलब है? रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का एडिशन। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है इसका एडिशन, इसका जुड़ना। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। या फिर बोल दो इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो जो विकल्प में दिख जाए, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस दिख जाए, क्योंकि मान लो ये सोडियम है, यहाँ से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल भी देते हैं यहाँ पर तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तो हम बोलते हैं कि सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। या फिर बोल दो ऑक्सीजन का एडिशन, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हुआ इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण हुआ। अगर हम यहाँ पर करवा दें C+O2 तो ये हो जाएगा CO2, तो यहाँ कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया। तो दो तरीके से हम बोल सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाए, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए। किस शाखा के अंतर्गत फल, सब्जी और पौधों की कृषि का अध्ययन होता है? ये होता है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से बच्चों में रोग होता है क्वाशियोडकर, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, क्वाशियोडकर। एक और है मेरास्मस, प्रोटीन की कमी से होने वाली ये बीमारी है। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सांपों का अध्ययन कहलाता है ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी। पवन चक्की में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? जो पवन चक्की है उसमें पवन के पास जो गतिज ऊर्जा होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? जो आलू है ये भूमिगत तने का रूपांतरण है, मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्यूबर। तो जो आलू है वो ट्यूबर है यानी कि कंद है, कंद है। हैजा रोग किसके द्वारा होता है? ये जो हैजा है इसको कॉलेरा बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। नाम है विब्रियो कॉलेरा। नोमोफोबिया किससे संबंधित है? फोबिया का मतलब होता है डर लगना, डरना। नो मो, देखो नो का मतलब है नहीं और मो का मतलब है मोबाइल, तो मोबाइल नहीं होने का डर नोमोफोबिया कहलाता है, मोबाइल ना होने का डर नोमोफोबिया है। पत्तों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? ये होता है क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण। किस फसल में कवक के कारण ब्लैक रस्ट रोग होता है? किस फसल में कवक के कारण ब्लैक रस्ट रोग होता है? ये वीट, वीट, गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग होता है कवक के कारण। कवक का नाम भी आप ध्यान में रखिए, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पक्सीनिया, पक्सीनिया ग्रैमेनिस, ग्रैमेनिस, पक्सीनिया ग्रैमेनिस, ये कवक है जो करता है ब्लैक रस्ट रोग वीट में। यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो लेंस की क्षमता हम लोग निकालते हैं, एक सूत्र होता है 1/f, मतलब पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/, जब हम f लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो f है ये मीटर में डालते हैं, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 में हम भाग लगा देंगे f से, अगर सेंटीमीटर में है तो। हमारे केस में 25 सेंटीमीटर है तो 100/5 25, ये हो जाएगा 4। तो और लेंस की क्षमता हम लोग बताते हैं डायोप्टर में, तो 4 डायोप्टर हमारा आंसर होगा यहाँ पर, 4 डायोप्टर। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण।
पूरा नाम बोले तो प्लाज्मोडियम तो जीनस है, कुल है, पूरा नाम बोले तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ये प्रोटोजोन है, प्रोटोजोआ है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में जो अम्ल पाया जाता है वो है मैलिक एसिड। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? देखो, दो आकर्षण बल है, एक है कोहेशन, इसे बोलते हैं हिंदी में सासंजन, सासंजन, और एक होता है अडेशन, आसंजन। कोहेशन, कोहेशन में क्या होगा, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल लगेगा, ये दोनों ही आकर्षण नेचर के होते हैं, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल लगेगा। अडेशन होता है अलग अलग पदार्थों के जो कण होते हैं, अलग अलग पदार्थों के जो अणु होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल, ये अंतर होता है। सासंजन में एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच बल लगेगा और आसंजन में अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच बल लगेगा। अनुप्रस्थ तरंग की एक विशेषता है, अनुप्रस्थ तरंग बोले तो जैसे कि लाइट, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सारे क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। क्या होता है इनमें, तरंग जिस दिशा में चलती है, माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग के चलने की दिशा की विपरीत लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, अगर तरंग इस दिशा में चल रही है, अगर तरंग जो है इस दिशा में चल रही है तो माध्यम के जो कण होते हैं इसके लंबवत कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। शक्ति की एसआई मात्रक क्या है? शक्ति की एसआई मात्रक है वाट, या फिर बोल दो जूल पर सेकेंड। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है? तो शैवाल का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। शैवाल का रंग ब्राउन होता है, भूरा होता है फ्यूकोजेंथिन के कारण। और शैवाल का रंग रेड होता है फाइकोएरिथ्रिन के कारण, फाइकोएरिथ्रिन के कारण। तो अगर पूछ दे कि भूरा शैवाल का रंग भूरा क्यों होता है तो फ्यूकोजेंथिन के कारण, लाल शैवाल का रंग लाल क्यों होता है तो फाइकोएरिथ्रिन के कारण। उम्र ढलने के पश्चात नेत्र की समायोजन क्षमता या फिर बोल दो समंजन क्षमता यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाना किस दोष का लक्षण है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, वैसे वैसे क्या होता है, जो हमारे आंखों की जो एक खासियत है कि दूर की वस्तु देख रही है या फिर नज़दीक की वस्तु देख रही है, उसके हिसाब से ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। तो बढ़ते उम्र के साथ ये जो क्वालिटी है ये आंखों की गायब हो जाती है, कम हो जाती है। इस दोष को हम बोलते हैं जड़ा दृष्टि दोष। जड़ा दृष्टि दोष अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेसबायोपिया। इसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है बाईफोकल लेंस, ड्यूफोकसी लेंस, नाम से क्लियर है। बाईफोकल मतलब दो फोकल डिस्टेंस होते हैं इनमें, एक हेल्प करता है दूर की वस्तु देखने में और एक हेल्प करता है नज़दीक की वस्तु देखने में। जब ये दोष आ जाए तो जो व्यक्ति है ना तो वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है और ना ही नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख पाता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वो है पेप्सिन, जो कि आमाशय में स्रावित होता है, आमाशय का ये एंजाइम है। और एक ट्रिप्सिन भी होता है जो कि अग्नाशय का एंजाइम है, ट्रिप्सिन। तो ये दोनों ही प्रोटीन पर एक्ट करते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। भोजन का पूर्ण पाचन शरीर के किस हिस्से में होता है? भोजन का पूर्ण पाचन ये होता है शरीर के छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक, समस्थानिक मतलब आइसोटॉप। ये किसको बोलते हैं? देखिए, जो समस्थानिक होते हैं वो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं। जैसे ये एक तत्व है, इनके अलग अलग परमाणु, इनके अलग अलग परमाणु। जैसे अभी आपने देखा यूरेनियम 233 और यूरेनियम 235, ये दोनों क्या है? यूरेनियम के ही समस्थानिक है। मतलब यूरेनियम जो तत्व है इन्हीं में कुछ परमाणु दिखा यूरेनियम 233 वाला और कुछ देखा यूरेनियम 235 वाला। तो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु हैं, तो ये तो फिक्स हो गया कि इनकी जो परमाणु संख्या है वो समान ही होती है। समस्थानिक मतलब
परमाणु संख्या समान, आइसोटॉप, आइसो का मतलब हो गया समान, और टॉप में जो पी है वहां से प्रोटॉन याद रखो, जितने प्रोटॉन वही परमाणु संख्या। तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 92, तो इसका भी जो एटॉमिक नंबर होगा 92 ही होगा, इसका भी 92 ही होगा। तो जो समस्थानिक होते हैं उनमें जो प्रोटॉन की संख्या है या फिर बोल दो जो एटॉमिक नंबर है वो समान होते हैं, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है यानी कि जो मास नंबर है जिसे हम लोग ए से दिखाते हैं ये अलग अलग हो जाती है। जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। बुलेट प्रूफ कांच किस बहुलक का बना होता है? ये बना होता है केवलर का। न्यूटन के गति नियम का समीकरण है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम का समीकरण है F = ma। बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण, द्रव्यमान गुने में त्वरण, बल का जो SI मात्रक है वो होता है न्यूटन और त्वरण का होता है मीटर/सेकंड², द्रव्यमान का होता है kg। एक कोशिका का बना भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो जो सिंगल सेल्ड होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं युग्मनज यानी कि जाइगोट। तो जो जाइगोट होता है वो क्या है? एक एम्ब्रियो ही है, एक सेल वाला। किस सूक्ष्म जीव के कारण एंथ्रेक्स रोग होता है? जो एंथ्रेक्स डिजीज है वो है बैक्टीरियल डिजीज, तो बैक्टीरिया हमारा आंसर होता है। मानव द्वारा लार का आना, उल्टी करना, बीपी जैसे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा हिस्सा करता है? अनैच्छिक यानी कि इनवॉलेंटरी एक्शन, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ये अपने आप हो जाता है। तो लार का आना, उल्टी करना, बीपी, खांसना, छींकना, ये सारे कंट्रोल होते हैं जो पश्च मस्तिष्क है हमारे ब्रेन का, यानी कि जो हाइंड ब्रेन है उसका जो हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, इनके द्वारा कंट्रोल होता है। एल्काइन का पहला सदस्य है, एल्काइन बोले तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। जो पहला सदस्य है वो है इथाइन, ठीक है, इथाइन यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है इथाइन। इसी को हम क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन या फिर एसिटिलीन। तो जो पहला मेंबर है वो है एसिटिलीन, IUPAC नाम इथाइन। किसे कृत्रिम सिल्क भी कहा जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है? कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है? ये है नायलॉन। साधारणतः अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड, अ से अधातु, अ से अम्लीय। तो अधातु के ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, बेसिक होते हैं। कुछ ऑक्साइड्स आप याद रखो जैसे कि ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे होते हैं उदासीन ऑक्साइड, ठीक है, ये होते हैं उदासीन ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट ये अयस्क है आयरन का, ठीक है। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। सबसे ज़्यादा आयरन, जैसे कि मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, आयरन के जो भी अयस्क होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आयरन जो है ये मैग्नेटाइट में ही होता है, लगभग होता है 72%। और जो हेमेटाइट होता है Fe2O3 इसमें होता है लगभग 70%। ये परसेंटेज भी ध्यान में रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। किस ऊर्जा का भारत के विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है? तो आज के डेट में भी भारत में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है वो हमें कोयले से मिलती है, कोयले से मिलती है। 50% से भी ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन आज के डेट में इंडिया में कोयले से होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर थर्मल पावर प्लांट हो जाता, थर्मल एनर्जी या फिर कोयला। सुपर कंडक्टर की चालकता होती है, कंडक्टर जो है ये वो होता है जो अपने से होकर के करंट को पास होने दे। अब कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो आसानी से पास नहीं होने देते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, उसकी चालकता कम है। और एक होता है बढ़िया कंडक्टर जो आसानी से करंट को पास होने देता है, तो हम बोलते हैं कि वो अच्छा चालक है। यहाँ तो नाम में ही छुपा हुआ है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर बोले तो बहुत ही ज़बरदस्त कंडक्टर, मतलब ये करंट को जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? अनंत, इन्फिनिटी। तो जो सुपर कंडक्टर है उसकी चालकता अनंत होती है। और अगर कभी प्रतिरोध बोल दे, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, तो ये शून्य होती है। अगर रेजिस्टेंस शून्य है तभी तो चालकता जो है वो अनंत होती है, बिल्कुल भी करंट को नहीं रोकेगा ये जो सुपर कंडक्टर है।
सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो सेब जो है ये एक असत्य फल है, ठीक है, फॉल्स फ्रूट है। जो सेब है ये है फॉल्स फ्रूट। इसका हम लोग खाते हैं पुष्पासन, पुष्पासन, पुष्पासन यानी कि थैलेमस। इसका हम लोग खाते हैं थैलेमस। सेब है, एक और याद रखो, नाशपाती, पियर। तो सेब और पियर दोनों ही फॉल्स फ्रूट्स हैं और हम लोग जो खाते हैं इनमें थैलेमस खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है? तो प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टाइड्स में, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टाइड्स में। एनीमिया रोग किस विटामिन के कमी से होता है? कई सारे विटामिन हैं, विटामिन B6 है, विटामिन B9 है, विटामिन B12 है। इन सारे की कमी से एनीमिया हो जाएगा। जो विटामिन B6 है इसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो है पिरिडॉक्सिन, पिरिडॉक्सिन। जो B9 है इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। और जो विटामिन B12 है जिसमें कोबाल्ट होता है यह है सियानोकोबालामीन, सियानोकोबालामीन। विटामिन B9 को हम लोग विटामिन M भी बोलते हैं, ठीक है, विटामिन M भी बोलते हैं। तो अगर पूछ दे विटामिन M किसको कहा जाता है तो विटामिन B9 को कहा जाता है। जहर और उसके प्रभाव से संबंधित विज्ञान है। जहर यानी कि टॉक्सिन, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी। तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है 31 मई को। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? मिश्र धातु है। तो यह है कॉपर और टीन का मिश्र धातु। और जो पीतल है, ब्रास है, यह है कॉपर जिंक का मिश्र धातु। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने, J.L. बेयर्ड ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय स्थित है, यह है जेनेवा में, जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मक्खन में पाया जाता है ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, मक्खन में होता है ब्यूटायरिक अम्ल। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखो प्रकाश वर्ष, अब यहाँ वर्ष देखते ही ना दिमाग में समय आता है कि ये टाइम का मात्रक है, समय का मात्रक है, लेकिन ये है दूरी का मात्रक, डिस्टेंस का। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज की जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑक्सीकरण में किसकी क्षति होती है? ऑक्सीडेशन में किसका लॉस हो जाता है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा किया कि अगर सोडियम है, यहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा दो तो क्या हो गया, यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। इसका इस्तेमाल होता है पेट की अम्लता को कम करने में एंटासिड के रूप में। परमाणु बम की खोज किसने की? परमाणु बम या फिर नाभिकीय बम, ठीक है। तो फादर ऑफ एटॉमिक बम, परमाणु बम का जनक कहा जाता है ओपेनहीमर को, रॉबर्ट ओपेनहीमर को। इन्हीं का देन था पहला परमाणु बम। निर्वात में ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चलती है, तो 0 हमारा यहाँ पर आंसर, शून्य चाल, 0 मीटर पर सेकेंड। कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? जैसे एक बच्चे का बाप कौन है तो डीएनए टेस्ट होता है, ठीक है। डीएनए टेस्ट सुनते हो ना टीवी में, मूवीज में, तो यहाँ पर होगा डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इससे पता लग जाएगा कि बच्चे का बाप कौन है। ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, इसका आविष्कार किया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है नाम, एलेक जेफरेज, एलेक जेफरेज। सौर ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, सन। कौन अपनी रक्षा के लिए रंग बदलता है? तो गिरगिट, गिरगिट, या फिर लिखा जा सकता है कैमिलियन।
कैमिलियन, ये रंग बदल सकता है। हाथी के द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की जाती है? हाथी के द्वारा उत्पन्न की जाती है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड यानी कि अवश्रव्य ध्वनि, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है 20 हर्ट्ज से। तो एक तो है हाथी और दूसरा आप याद रखो व्हेल। हाथी और व्हेल इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वहीं अगर मान लो डॉल्फिन के बारे में बोल दे, डॉल्फिन, बैट्स यानी कि चमगादड़, ये प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक अपश्रव्य ध्वनि, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन बी और सी ये दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, डी, ई, के ये सारे होते हैं वसा में घुलनशील, ये जल में नहीं घुलते हैं, वसा में घुलते हैं। पृथ्वी के धरातल से पलायन वेग क्या है? तो पृथ्वी के सतह से किसी वस्तु को अगर आप फेंक दो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो कभी लौट करके वो चीज़ पृथ्वी पर नहीं आएगा। जैसे आपने एक पत्थर को लिया और फेंक दिया इस स्पीड से, आपने एक पत्थर लिया और फेंक दिया इस स्पीड से, तो कभी भी वो पत्थर लौट करके पृथ्वी पर नहीं आएगा, क्योंकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जा चुका है। और जब कोई चीज़ गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, पृथ्वी का जो अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, उससे बाहर चला जाए तो वापस लौट करके वो पृथ्वी पे नहीं आएगा। तो इस स्पीड को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, इसे हम वी से डिनोट करते हैं, ई से एस्केप, पलायन वेग बोलते हैं हिंदी में, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सिस पॉलीआइसोप्रीन, सिस पॉलीआइसोप्रीन ये है रासायनिक नाम नेचुरल रबर का, प्राकृतिक रबर का। नेचुरल रबर का रासायनिक नाम है सिस पॉलीआइसोप्रीन। ये बहुलक है, किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। ठीक है, यहाँ से पोली हटा दो तो आइसोप्रीन बचेगा ना, सिस आइसोप्रीन का बहुलक है नेचुरल रबर। तो ये हमारा पार्ट 4 यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं पार्ट 5 में। थैंक यू सो मच।